हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 8 की लास्ट हेडिंग, चौथी हेडिंग, अपचयोपचयन अभिक्रियाएं तथा इलेक्ट्रोड प्रक्रम के बारे में। ध्यान से समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अपचयोपचयन अभिक्रियाएं तथा इलेक्ट्रोड प्रक्रम। यदि जिंक की छड़ को, ठीक है, यदि जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएं, जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएं तो अभिक्रिया 15 के अनुसार संगत प्रयोग दिखाई देता है। ठीक है, अभिक्रिया 15 जो पीछे आप पढ़े थे, यदि आप कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो कॉपर सल्फेट का जब विलयन बनाएंगे तो कॉपर आयन और सल्फेट आयन अलग हो जाएंगे। उसमें जब जिंक, ठीक है, जिंक की छड़ को डुबोएंगे तो जिंक जो है, जिंक का ऑक्सीकरण हो जाएगा, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, Zn जो है Zn2+ के रूप में, और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको कॉपर एक्सेप्ट कर लेगा और कॉपर 2+ जो है कॉपर के रूप में बदल जाएगा। अर्थात जिंक का ऑक्सीकरण होगा और कॉपर का अपचयन होगा, क्योंकि जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, इसलिए इसका ऑक्सीकरण होगा। कॉपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, अतः कॉपर का अपचयन होगा। ठीक है, तो यदि जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएं तो अभिक्रिया निम्नानुसार होगी। इस अपचयोपचय अभिक्रिया के दौरान जिंक से कॉपर पर, ठीक है, एस रिडॉक्स अभिक्रिया के दौरान जिंक से कॉपर पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, इस रिडॉक्स अभिक्रिया के दौरान जिंक से कॉपर पर इलेक्ट्रॉन के प्रत्यक्ष स्थानांतरण द्वारा जिंक का ऑक्सीकरण जिंक आयन के रूप में होता है तथा कॉपर आयनों का अपचयन कॉपर धातु के रूप में होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं समीकरण को। इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक छड़ को डुबोते हैं तो जिंक का जो है ऑक्सीकरण होता है, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलता है और वह इलेक्ट्रॉन कॉपर एक्सेप्ट करता है, अर्थात कॉपर का अपचयन होता है। तो जिंक का जिंक आयन में ऑक्सीकरण होता है और कॉपर आयन का कॉपर में अपचयन होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अभिक्रिया की ऊष्मा जो है वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और अभिक्रिया की जो ऊष्मा है वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसके लिए कॉपर सल्फेट विलयन से जिंक धातु का पृथक्करण करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो अगर अभिक्रिया की ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए तो इसके लिए कॉपर सल्फेट विलयन से जिंक की धातु को अलग करना आवश्यक हो जाता है। आप पढ़ रहे हैं रिडॉक्स अभिक्रिया तथा इलेक्ट्रोड प्रक्रम के बारे में। आपको बताया गया कि यदि जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएं तो इस रिडॉक्स अभिक्रिया के दौरान जिंक से कॉपर पर इलेक्ट्रॉन का प्रत्यक्ष स्थानांतरण द्वारा जिंक का ऑक्सीकरण जिंक आयन के रूप में होता है तथा कॉपर आयन का अपचयन कॉपर धातु के रूप में होता है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अभिक्रिया की ऊष्मा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसके लिए कॉपर सल्फेट विलयन से जिंक धातु का पृथक्करण करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अभिक्रिया की ऊष्मा जो है वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसके लिए कॉपर सल्फेट विलयन से जिंक धातु का पृथक्करण करना आवश्यक हो जाता है। हम कॉपर सल्फेट घोल को एक बीकर में रखते हैं। ठीक है, इसके लिए हम कॉपर सल्फेट घोल को एक बीकर में रखते हैं। कॉपर की छड़ या पत्ती को इसमें डाल देते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन के घोल को एक बीकर में लेंगे और उसमें कॉपर की छड़ या पत्ती को इसमें डाल देते हैं। एक दूसरा बीकर भी लेते हैं जिसमें जिंक सल्फेट का घोल डालते हैं और जिसमें जिंक की छड़ या पत्ती को डालते हैं। ठीक है, तो आपको 2 बीकर लेना है। एक में कॉपर सल्फेट का घोल लेना है जिसमें कॉपर की पत्ती या छड़ को डालना है। दूसरे बीकर में जिंक सल्फेट का घोल लेना है जिसमें जिंक का छड़ या पत्ती को डालना है।
किसी भी बीकर में कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, किसी भी बीकर में कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है तथा दोनों बीकरों में धातु और उसके लवण के घोल के अंतरा पृष्ठ पर, ठीक है, दोनों बीकरों में धातु और उसके लवण के घोल के अंतरा पृष्ठ पर एक ही रसायन के अपचयित तथा ऑक्सीकृत रूप एक साथ उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर छड़ को, जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक छड़ को डाल देते हैं तो किसी भी बीकर में कोई अभिक्रिया नहीं होती है। दोनों बीकरों में धातु और उसके लवण के घोल के अंतरा पृष्ठ पर एक ही रसायन के अपचयित और ऑक्सीकृत रूप एक साथ उपस्थित रहते हैं। ठीक है, एक ही रसायन के ऑक्सीकृत और अपचयित रूप एक साथ उपस्थित रहते हैं। ये अपचयन तथा ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रियाओं में उपस्थित स्पीशीज को दर्शाते हैं। ठीक है, ये जो है अपचयन और ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रियाओं में उपस्थित स्पीशीज को दर्शाते हैं। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं में भाग ले रहे, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं में भाग ले रहे पदार्थों के ऑक्सीकृत तथा अपचयित स्वरूपों की एक साथ उपस्थिति से रेडॉक्स युग्म को परिभाषित करते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं में भाग ले रहे पदार्थों के ऑक्सीकृत तथा अपचयित स्वरूप की एक साथ उपस्थिति से रेडॉक्स युग्म को परिभाषित करते हैं। ठीक है, इस ऑक्सीकृत स्वरूप को अपचयित स्वरूप से एक सीधी या तिरछी रेखा द्वारा पृथक करके दर्शाया गया है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं में भाग ले रहे पदार्थों के ऑक्सीकृत तथा अपचयित स्वरूप को एक साथ उपस्थिति से रेडॉक्स युग्म को परिभाषित करते हैं। इस ऑक्सीकृत स्वरूप को अपचयित स्वरूप से एक सीधी रेखा या तिरछी रेखा द्वारा पृथक करना दर्शाया गया है। ठीक है, तो एक सीधी रेखा के द्वारा या फिर तिरछी रेखा के द्वारा ऑक्सीकृत स्वरूप और अपचयित स्वरूप को अलग किया जाता है, जो अंतरा पृष्ठ को दर्शाती है। ठीक है, यह जो तिरछी रेखा या सीधी रेखा है यह अंतरा पृष्ठ को दर्शाती है, जैसे कि ठोस और घोल को। जैसे उदाहरण के रूप में इस प्रयोग में दो रेडॉक्स युग्मों जिंक आयन ऑब्लिक जिंक तथा कॉपर आयन ऑब्लिक जिंक कॉपर के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जब जिंक सल्फेट के घोल में जिंक के छड़ को डुबोते हैं या कॉपर सल्फेट के घोल में कॉपर के छड़ को डुबोते हैं तो जो रेडॉक्स युग्म तैयार होता है उसको हम इस रूप में दर्शाएंगे, जिंक आयन ऑब्लिक जिंक तथा कॉपर आयन ऑब्लिक कॉपर के द्वारा दर्शाते हैं। इसमें जो यह तिरछी रेखा है यह अंतरा पृष्ठ को दर्शाती है, जैसे कि ठोस या घोल को। ठीक है, दोनों में ऑक्सीकृत स्वरूप को अपचयित स्वरूप से पहले लिखा जाता है। ठीक है, ऑक्सीकृत स्वरूप को पहले लिखेंगे और अपचयित स्वरूप को बाद में लिखेंगे। ऑक्सीकृत स्वरूप को पहले लिखेंगे और अपचयित स्वरूप को बाद में लिखा जाता है। अब हम कॉपर सल्फेट घोल वाले बीकर को जिंक सल्फेट घोल वाले बीकर के पास रखते हैं। ठीक है, अब आपको कॉपर सल्फेट वाले घोल को जिंक सल्फेट वाले घोल के पास रखना है। अब हम कॉपर सल्फेट वाले बीकर को जिंक सल्फेट घोल वाले बीकर के पास रखते हैं। दोनों बीकरों के घोलों को लवण सेतु द्वारा जोड़ते हैं। ठीक है, अब जो है दोनों बीकरों के घोलों को जो है एक साल्ट ब्रिज के द्वारा, एक लवण सेतु के द्वारा जोड़ते हैं। लवण सेतु क्या होता है, साल्ट ब्रिज क्या होता है, ध्यान से समझें। लवण सेतु जो है वह यू आकृति की एक नली होती है। लवण सेतु अर्थात साल्ट ब्रिज जो है यह एक यू आकार की नली होती है, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्रेट की घोल को सामान्यतया यगर नामक, ठीक है, एगर के साथ उबालकर यू नली में भरकर तथा ठंडा करके जेली बना देते हैं। ठीक है, लवण सेतु जो होता है वह यू आकृति की एक नली होती है, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्रेट के घोल को सामान्यतया यगर के साथ उबालकर यू नली में भरकर तथा ठंडा करके जेली बना देते हैं। इन दोनों विलयनों को बिना एक दूसरे से मिलाए हुए, ठीक है,
इन दोनों विलयनों को बिना एक दूसरे से मिलाए हुए वैद्युत संपर्क प्रदान किया जाता है। ठीक है, इन दोनों विलयनों को बिना एक दूसरे से मिलाए हुए वैद्युत संपर्क प्रदान किया जाता है। जिंक तथा कॉपर की छड़ों को अमीटर तथा स्विच के प्रावधान द्वारा धातु के तार से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो जिंक तथा कॉपर के छड़ों को एमीटर तथा स्विच के प्रावधान द्वारा धातु की तार से जोड़ा जाता है। चित्र 8.3 में दर्शाई गई व्यवस्था को डेनियल सेल कहते हैं। तो आप देखें, जो भी आपको चीज़ें बताई गई उनको एक चित्र के माध्यम से यहाँ समझाया गया है। इस व्यवस्था को डेनियल सेल कहा जाता है। इसमें आप देख रहे हैं यह कॉपर सल्फेट या जिंक सल्फेट का विलयन है जिसमें जिंक के छड़ को डुबोया गया है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन है जिसमें कॉपर के छड़ को डुबोया गया है। जिंक का ऑक्सीकरण होता है, जिंक का ऑक्सीकरण होता है, जबकि कॉपर का अपचयन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें यह एनोड का काम करता है, यह कैथोड का काम करता है। दोनों विलयनों को एक लवण सेतु के द्वारा, एक साल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ दिया गया है। ठीक है, जब ही इनके एनोड और कैथोड को एक स्विच के माध्यम से जोड़ते हैं, तुरंत जो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है जो एनोड से कैथोड की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की तरफ होता है, अर्थात विद्युत का प्रवाह जो होगा वह कैथोड से एनोड की तरफ होगा। ठीक है, तो यह फिगर जो आप देख रहे हैं यह एक डेनियल सेल का फिगर है। डेनियल सेल का आयोजना है। एनोड पर जिंक के ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी पथ से कैथोड तक पहुंचते हैं। सेल के अंदर का परिपथ लवण सेतु के माध्यम से आयनों के विस्थापन द्वारा पूरा होता है। ध्यान दीजिए कि विद्युत प्रवाह की दिशा जो है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एनोड पर जिंक का ऑक्सीकरण होता है। इसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है वह बाहरी परिपथ से होता हुआ कैथोड पर पहुंचता है और सेल के अंदर का परिपथ जो है वह लवण सेतु के माध्यम से आयनों के विस्थापन द्वारा पूरा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने फिगर को देखा, चित्र 8.3 को देखा, जिसमें दर्शाई गई व्यवस्था को डेनियल सेल कहते हैं। जब स्विच ऑफ अर्थात बंद की स्थिति में होता है तो किसी बीकर में कोई भी अभिक्रिया नहीं होती और धातु के तार से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। स्विच को ऑन करते ही, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्या क्या घटनाएं होती हैं, तो स्विच को ऑन करते ही हम पाते हैं कि नंबर 1, जिंक से कॉपर आयनों तक, जिंक से कॉपर आयन तक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण प्रत्यक्ष रूप से न होकर दोनों छड़ों को जोड़ने वाले धात्विक तार के द्वारा होता है। ठीक है, जिंक से कॉपर आयन तक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जो है वह प्रत्यक्ष रूप से न होकर दोनों छड़ों को जोड़ने वाले धात्विक तार के माध्यम द्वारा होता है, जो तीर द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह के रूप में दर्शाया गया है चित्र में। ठीक है, नंबर 2, एक बीकर में रखे घोल से दूसरे बीकर के घोल को लवण सेतु के माध्यम से आयनों के अभिगमन द्वारा विद्युत प्रवाहित होती है। ठीक है, एक बीकर में रखे घोल से दूसरे बीकर के घोल की ओर लवण सेतु के माध्यम से आयनों के अभिगमन द्वारा, साल्ट ब्रिज के माध्यम से आयनों के अभिगमन द्वारा विद्युत प्रवाहित होता है। हम जानते हैं कि कॉपर और जिंक की छड़ों, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं, कॉपर और जिंक की छड़ों को जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं, में विभव का अंतर होने पर ही विद्युत धारा का प्रवाह संभव होता है। ठीक है, प्रत्येक इलेक्ट्रोड के विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। प्रत्येक इलेक्ट्रोड के विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यदि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी स्पीशीज की इकाई सांद्रता हो, ठीक है, प्रत्येक इलेक्ट्रोड के विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। और यदि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी स्पीशीज की सांद्रता क्या हो, इकाई हो, इकाई सांद्रता हो। यदि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में कोई गैस निकलती है तो उसे 1 वायुमंडलीय दाब पर होना चाहिए तथा अभिक्रिया 298 केल्विन पर होती हो तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो यदि इलेक्ट्रोड विभव में भाग लेने वाले सभी स्पीशीज की इकाई सांद्रता हो
तथा अभिक्रिया 298 केल्विन पर होती हो तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मान्यता के अनुसार हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 वोल्ट होता है। ठीक है, मान्यता के अनुसार हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वह 0.00 वोल्ट होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान सक्रिय स्पीशीज की ऑक्सीकृत अपचयित अवस्था की आपेक्षिक प्रवृत्ति की माप होती है। ठीक है, प्रत्येक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान जो होता है वह सक्रिय स्पीशीज की ऑक्सीकृत तथा अपचयित अवस्थाओं की आपेक्षिक प्रवृत्ति की माप होती है। ठीक है, ई स्टैंडर्ड अर्थात मानक इलेक्ट्रोड विभव के ऋणात्मक होने का अर्थ है कि रेडॉक्स युग्म जो है H+/H2 की तुलना में अधिक शक्तिशाली अपचायक है। ठीक है, यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव ई स्टैंडर्ड के ऋणात्मक मान आ रहा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव ई स्टैंडर्ड का ऋणात्मक मान आ रहा है, तो इसका अर्थ है कि रेडॉक्स युग्म जो है वह H+/H2 की तुलना में अधिक शक्तिशाली अपचायक है। धनात्मक ई स्टैंडर्ड का अर्थ है यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक है तो इसका अर्थ यह है कि H+/H2 की तुलना में यह एक दुर्बल अपचायक है। ठीक है, तो यदि E0 का ऋणात्मक मान है तो इसका मतलब यह अधिक शक्तिशाली अपचायक है। अगर E0 धनात्मक है तो इसका अर्थ है कि यह दुर्बल अपचायक है H+/H2 की तुलना में। मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत महत्वपूर्ण होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनसे हमें बहुत सी दूसरी उपयोगी जानकारियां भी मिलती हैं। कुछ चुनी हुई इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं अर्थात अपचयन अभिक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान तालिका 8.1 में दिए गए हैं। इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं तथा सेलों के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी हमें क्लास 12 में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं 298 केल्विन पर मानक इलेक्ट्रोड विभव आयन का मान जो है यहाँ पर सारणी में दिया गया है। आयन जलीय स्पीशीज के रूप में तथा जल द्रव के रूप में उपस्थित है। गैस तथा ठोस को G तथा S के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, अगर ई स्टैंडर्ड का मान ऋणात्मक ई स्टैंडर्ड का अर्थ यह है कि रेडॉक्स युग्म जो होगा वह H+/H2 की तुलना में प्रबल अपचायक होगा। अगर ई स्टैंडर्ड का मान ऋणात्मक होगा तब प्रबल अपचायक है। अगर ई स्टैंडर्ड का अर्थ धनात्मक है, अगर ई स्टैंडर्ड धनात्मक है इसका अर्थ यह है कि रेडॉक्स युग्म जो है वह H+/H2 की तुलना में दुर्बल अपचायक है। ठीक है, तो जिसका ई स्टैंडर्ड का मान ऋणात्मक होगा वह रेडॉक्स युग्म H+/H2 की तुलना में प्रबल अपचायक होगा, और जिसका रेडॉक्स युग्म जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक होगा वो उसका रेडॉक्स युग्म H+/H2 की तुलना में वह दुर्बल अपचायक होगा। तो आप देखें यह टेबल बना हुआ है जिसमें अभिक्रिया अर्थात ऑक्सीकृत स्वरूप प्लस Ne इलेक्ट्रॉन एरो अपचयित स्वरूप को दिखाया गया है, और इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है यहाँ पे दिया गया है वोल्ट में। जैसे पहला देख रहे हैं आप F2 गैस है, फ्लोरीन गैस है, यह इसका ऑक्सीकृत स्वरूप है, यह 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और 2F- में बदल रहा है, यह इसका अपचयित स्वरूप है, और इसके लिए जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वह 2.87 ठीक है वोल्ट है। यह मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक आ रहा है, इसका अर्थ है यह है कि रेडॉक्स युग्म H+/H2 की तुलना में दुर्बल अपचायक है। ठीक है, दुर्बल अपचायक है। ठीक है, तो यह जो है दुर्बल अपचायक है, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे अपचायक के सामर्थ्य जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक अपचायक की क्षमता जो है आप देख रहे हैं लिथियम की होती है, जिसका मान है -3.05। तो यह अपचायक का बढ़ता हुआ सामर्थ्य था, जो ऊपर से नीचे जाने पर धनात्मक से ऋणात्मक जाने पर जो है बढ़ रहा है। सबसे अधिक अपचायक की सामर्थ्य जो है वो लिथियम के पास होती है। ठीक उसके उल्टा जो है ऑक्सीकारक का सामर्थ्य होता है, जो जिसकी
अपचायक की सामर्थ्य सबसे अधिक होती है वह सबसे दुर्बल आक्सीकारक होता है। तो लिथियम जो है सबसे दुर्बल आक्सीकारक होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे आक्सीकारक क्षमता जो है बढ़ती जाएगी। सबसे अधिक आक्सीकारक क्षमता का सामर्थ्य जो है फ्लोरीन के पास होता है। अतः फ्लोरीन जो है आक्सीकारक क्षमता सबसे अधिक होती है, जबकि अपचायक क्षमता फ्लोरीन की सबसे कम होती है। इस तरह से हाइड्रोजन को अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वह 0 माना गया है। यह हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके आक्सीकृत स्वरूप को आप देख रहे हैं, यह H2 इसका अपचयी स्वरूप है, और इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है, इसे 0 माना गया है। और इसी रेडॉक्स युग्म की तुलना में दूसरों को प्रबल अपचायक और दुर्बल अपचायक के रूप में देखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका अपचयोपचयन अभिक्रियाएं तथा इलेक्ट्रोड प्रक्रम के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर अगले चैप्टर की चर्चा होगी। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।